डीएनए मित्रों, अब हम देश के पहले शरिया जिम का डीएनए टेस्ट करेंगे। जिस देश की आबादी में 80% हिस्सा हिंदुओं का है, वहां शरिया जिम की शुरुआत होने जा रही है। जिस देश की आबादी में मुस्लिमों का हिस्सा 20% है, वहां तालिबान मॉडल की एक्सरसाइज होने वाली है और इसकी शुरुआत केरलम से हो रही है, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसे राजनीतिक दल मिलकर सरकार चला रहे हैं। आज आप जानेंगे कि देश के 100% शिक्षित राज्य में कट्टरता की मात्रा कैसे 100% पर पहुंचने वाली है और इस तरह का प्रयोग देश के लिए कितना खतरनाक है। मित्रों, शरिया के हिसाब से चलने वाले इस जिम को केरलम के पलक्कड़ जिले के पुथुनागरम में शुरू किया जा रहा है। इस जिम के मालिक ने बाकायदा इस्लाम फ्रेंडली जिम के नियम, कायदे और कानूनों का ऐलान भी किया है। यह एक शरिया कानून आधारित जिम है जिसे इस्लामी नियमों से चलाया जाएगा। जिन मुख्य नियमों के बारे में जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक इस इस्लाम फ्रेंडली जिम में म्यूजिक नहीं सुनाई देगा, क्योंकि इस्लाम में संगीत हराम है। इसलिए केरलम के इस जिम में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई है। जिम के मालिक ने जानकारी दी है, इस्लामिक जिम में महिलाएं और पुरुष एक साथ जिम नहीं कर पाएंगे। जिम में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग टाइमिंग रखी गई है। इस जिम में महिलाओं के लिए पुरुष के बजाय महिला ट्रेनर रखी जाएंगी। जिम में आने वाली महिलाओं के लिए इस्लामिक ड्रेस कोड जरूरी है, यानी इस जिम में आने वाली हर महिला को हिजाब और पूरा शरीर ढकने वाले कपड़े पहनकर आना पड़ेगा। डीएनए मित्रों, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लोग जिम जाते होंगे। उन्होंने अक्सर एक्सरसाइज के दौरान म्यूजिक चलते हुए आपने सुना भी होगा। किसी भी जिम में यह सामान्य है। इसके अलावा हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर कोई महिला जिम करेगी, इसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। लेकिन भारत के सबसे शिक्षित राज्य केरलम में अब ऐसा ही जिम शुरू हो रहा है। आज इस जिम मालिक के ऐलान के साथ एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाएं शरिया के मुताबिक जिम कर रही हैं। मित्रों, ये वीडियो तालिबान के कट्टर शासन वाले अफगानिस्तान का है। महिलाओं के लिए इस जिम को 2020 में शुरू किया गया था, जिसमें महिलाओं को इसी तरह पूरा शरीर ढककर एक्सरसाइज की इजाजत दी गई थी। बाद में तालिबान ने इस जिम को भी बंद करवा दिया, लेकिन अब इसी तालिबानी सोच के साथ केरलम में नई शुरुआत की जा रही है। अपने इस्लामिक जिम को प्रमोट करने के लिए इसके मालिक ने एक वीडियो भी बनाया था, जिसे देखने के बाद लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए, क्या इस जिम को सिर्फ मुसलमानों के लिए खोला गया है? इसके बाद जिम के मालिक ने सोशल मीडिया से वो वीडियो डिलीट कर दिया और एक दूसरा वीडियो डाला, जिसमें बताया गया दूसरे धर्म के वो लोग जो भी इस जिम में आ सकते हैं, जो जिम के नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं। यानी हिंदू अगर इस जिम में दाखिला लेते हैं तो उन्हें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरिया के नियमों का पालन करना होगा। यानी कोई हिंदू महिला जिम जाएगी तो उसे तालिबान वाले स्टाइल में वर्कआउट करना होगा और जिम में वर्कआउट करते हुए संगीत भी नहीं सुनाई देगा। जिसे संगीत सुनना है उसे हेडफोन का इस्तेमाल करना होगा। मित्रों, जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा हो गई है, वहां शरिया वाला प्रयोग किया जा रहा है। आज यहां इस्लाम फ्रेंडली जिम खोला जा रहा है। केरलम में तालिबान मॉडल की प्रैक्टिस हो रही है। हो सकता है इसकी सफलता के बाद केरलम के बाकी हिस्सों में और देश के उन राज्यों में, उन इलाकों में इसकी ब्रांच खोली जाए जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। इस जिम के संचालक ने बताया, ये कोई नया जिम नहीं है, ये 15 साल पुराना ASB जिम है, जिसे अब इस्लाम फ्रेंडली बनाने का ऐलान किया गया। यानी आप कह सकते हैं कि केरलम में एक 15 साल पुराने जिम का ही धर्मांतरण कर दिया गया। एक सामान्य जिम से इस जिम को शरिया के हिसाब से चलने वाले जिम में बदला जा रहा है। यह सोच उन लोगों को पसंद आ सकती है जिनके लिए नवाज ने यह जिम शुरू की, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बड़ा तबका इसका विरोध कर रहा है और वैसे इसका विरोध होना भी चाहिए। इस जिम के प्रमोशन वाले पोस्टर को साझा करके सवाल पूछे जा रहे हैं, पुरुष और महिला को पूरी तरह अलग करना क्या तालिबानी सोच नहीं है? और केरलम जैसे राज्य में इसका क्या काम है? लोगों का मानना है जिम फिटनेस की जगह है, यहां धार्मिक नियम थोपना गलत है। इस विचार के आलोचक इसे जिम जैसे सार्वजनिक स्थान पर शरिया कानून लागू करने का प्रयास मानते हैं, जो भारत के सेकुलर ताने बाने के खिलाफ है। बीजेपी और हिंदूवादी संगठन इसे कांग्रेस मुस्लिम लीग की जीत के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण का नया उदाहरण बता रहे हैं। कई लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जिम बस एक शुरुआत है, आगे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ऑफिस में भी शरिया नियम लागू किए जा सकते हैं। इसके अलावा जिम में हिजाब अनिवार्य करना महिलाओं की व्यक्तिगत पसंद को सीमित करने वाला माना जा रहा है। इस जिम के मालिक ने पुराने वीडियो में जिम के नियमों को शरिया आधारित बताया था, जिसने आग में घी डालने का काम किया। केरलम में पहले ही लव जिहाद और डेमोग्राफी चेंज को लेकर चर्चाएं चल रही हैं।
इसलिए यह मुद्दा और संवेदनशील हो गया। सोचकर देखिए, अगर इसी केरलम में कोई सनातन फ्रेंडली हिंदू जिम या क्रिश्चियन ओनली जिम खोला जाता तो फिर क्या होता। लेकिन इस जिम को लेकर केरलम सरकार चुप्पी साधे हुए है। हालांकि केरलम के हिंदूवादी संगठनों ने इस शरिया वाली सोच को काफी खतरनाक बताया है। ये एक स्थापित तथ्य है कि कुछ मामलों में आतंकवादी संगठन जिमों और खेल प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसे में जब जिम के माध्यम से शरीयत आधारित नियम लागू करने की बात आती है, हमारी चिंताओं को पूरी तरह निराधार नहीं कहा जा सकता। डीएनए मित्रों, ये बयान बताता है केरलम में इस तरह के प्रयोग लोगों को डरा भी रहे हैं। केरलम में हाल फिलहाल कट्टर आतंक के मामले सामने आए हैं। हिंदू संगठन मानते हैं इस तरह शरिया के नियमों को मानने वाले जिम बनेंगे तो कट्टरता और बढ़ सकती है। वैसे भारत में तुष्टीकरण को बढ़ाने वाली ऐसी तालिबानी घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं। वर्ष 2011 में केरलम की तत्कालीन सरकार ने इस्लामिक फाइनेंस यानी शरिया के आधार पर चलने वाली बैंकिंग शुरू करने की कोशिश की थी। इसे भारत का पहला इस्लामिक बैंक प्रोजेक्ट माना गया था। प्रोजेक्ट सीमित स्तर पर चला, लेकिन बड़े पैमाने पर इस्लामिक बैंकिंग नहीं शुरू हो पाई। 2018 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हर जिले में दारुल कज़ा यानी शरिया अदालतें बढ़ाने की बात कही थी। उस समय यूपी में करीब 40 ऐसे केंद्र बनाए गए। आलोचकों का कहना था कि विवाद सुलझाने के नाम पर समानांतर न्याय व्यवस्था नहीं चलनी चाहिए। 2021 में झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित किया गया था। सरकार के फैसले का विरोध हुआ। विपक्ष ने सवाल किया, अगर नमाज कक्ष होगा तो क्या दूसरे धर्मों के लिए भी अलग प्रार्थना कक्ष बनेंगे। 2023 में हाईकोर्ट ने सरकार और विधानसभा से सख्ती से पूछा, इस रूम को देने का क्या आधार है। मामले में आखिरी फैसला नहीं आया है। 2023 में यूपी सरकार को कई हलाल प्रमाणित उत्पादों पर कार्रवाई की घोषणा करनी पड़ी। बहस का मुद्दा यह बना कि FSSAI और BIS के तहत धार्मिक सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों। मित्रों, केरलम में जो इस्लामिक फ्रेंडली जिम खुल रहा है वो सरकार का फैसला तो नहीं है, लेकिन केरलम सरकार ने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसलिए शरिया कानून पर चलने वाले जिम पर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। बीजेपी और VHP ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी का केरला के अंदर रिमोट कंट्रोल IUML के हाथ में है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हाथ में है। IUML के कहने पर अब कांग्रेस पार्टी केरला के अंदर शरिया कंप्लायंट जिम्स को अलाउ कर रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी संविधान को चूज नहीं करती, शरिया को चूज करती है। संविधान ये हमें बताने का काम ना करें। संविधान को किस प्रकार से प्रत्येक दिन ये लोग कुचल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी शरिया को अपना रहा है। आप हिंदू मुस्लिम से कम आप ऊपर उठिए और देश को बचाने के लिए काम करिए। केरलम में मुस्लिम लीग की मानसिकता की कांग्रेस प्रायोजित सरकार के आई, वो शरीयत के आड़ में वो अपनी अलगाववादी सोच को प्रमोट करने लगे। जिम जिहाद के माध्यम से वो जिम में अलगाववाद फैलाने लगे। मित्रों, केरलम में जिस मुस्लिम लीग का नाम लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, वो केरलम की तीसरी बड़ी पार्टी बन चुकी है, जिसकी मुस्लिम वोट बैंक पर मजबूत पकड़ है। चुनाव के बाद इस पार्टी ने जिस तरीके का जश्न मनाया था, उस पर भी सवाल खड़े हुए थे। जिस इलाके में ये इस्लाम फ्रेंडली जिम खोला गया है, वहां पर भी ये मुस्लिम लीग काफी मजबूत है। इसलिए इस्लाम फ्रेंडली जिम खुलने के प्रयोग को यहां खतरनाक बताया जा रहा है। सोचिए, आज शरिया मानने वाला जिम खुला है, कल शरिया वाला पार्क आएगा, मजहब फ्रेंडली मॉल और मल्टीप्लेक्स खुलेंगे। शरिया वाले अस्पताल और रेस्टोरेंट भी खुल सकते हैं। मित्रों, अगर ऐसा होता है तो यह देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो कोचिंग वॉर से जुड़ी हुई है। पटना में फैजल खान के खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर और रोशन आनंद के ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बीच जारी कोचिंग वॉर में आज एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ। आज खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के 2 गार्ड्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के मैनेजमेंट और छात्र फैजल खान की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ये फैजल खान वही हैं जिन्हें लोग खान सर के नाम से जानते हैं। इस मांग के साथ नए नए वीडियो सबूत भी अब दिए जा रहे हैं। आज हमारी बाईं ओर एक तस्वीर आप देख रहे होंगे। ये तस्वीर थोड़ी धुंधली है, लेकिन पटना में हुई कोचिंग वॉर से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर ये बताई जा रही है। ये वीडियो ज्ञान बिंदु कोचिंग के प्रबंधन द्वारा जारी किया गया। हम इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन पुलिस जांच में इसे एक अहम कड़ी माना जा रहा है। इस तस्वीर में खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के संचालक फैजल खान के होने का दावा किया जा रहा है।
फैजल खान के दोनों ओर बंदूक लिए गार्ड खड़े हैं और वो गार्ड फायरिंग भी कर रहे हैं। हालांकि हम एक बार फिर से कहते हैं, ये वीडियो ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर की तरफ से दिया गया है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। फैजल खान ने हालांकि इससे पहले मीडिया के सामने खड़े होकर यह दावा किया था कि उनकी आंखों के सामने ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के लोगों ने 10 राउंड से ज्यादा फायरिंग की थी। उनके दावों के समर्थन में कोई साक्ष्य सामने नहीं आए, लेकिन फैजल खान के गार्डों द्वारा फायरिंग किए जाने के दावे के समर्थन में ये तस्वीर दिखाई जा रही है। हम एक बार फिर से स्पष्ट करेंगे, ये तस्वीर ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर की ओर से जारी की गई। तस्वीर में फायरिंग होती हुई दिखाई दे रही है। मित्रों, आज हम आपको एक बार फिर सुनाते हैं कि कोचिंग वॉर के तुरंत बाद फैजल खान ने किस तरह अपने प्रतिद्वंदी कोचिंग सेंटर पर फायरिंग कराने का आरोप लगाया था। लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर से इस वीडियो को आपको दिखा देते हैं। ये 2 गार्ड्स हैं और देख सकते हैं कि हवा में ये फायरिंग कर रहे हैं। फायरिंग की आवाज़ भी इस वीडियो में सुनाई दे रही है और ये वीडियो ज्ञान बिंदु कोचिंग की तरफ से जारी किया गया है और कहा यह गया, बताया यह गया कि ये खान जो फैजल खान हैं उनके कोचिंग सेंटर के गार्ड्स हैं और इसके बाद इन दोनों गार्ड्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में इस पूरी घटना में एक नया पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे, 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख दिया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। तो ये बयान उस वक्त का है जब ये घटना हुई थी। उस रात तुरंत फैजल खान सामने आए, आपने सुन लिया कितने आत्मविश्वास के साथ फैजल खान खुद को पीड़ित बता रहे थे। वो उस रात की बात है, यानी 2 जून की बात है। सुबह होने पर यानी 3 जून की सुबह उन्होंने सफाई दी कि पुलिस जांच में सच्चाई सामने आएगी, लेकिन जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो फैजल खान के दावे उल्टे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। फैजल खान के कोचिंग सेंटर के 2 गार्ड्स को फायरिंग के आरोप में हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के दौरान दोनों गार्ड ने स्वीकार किया कि उन्होंने गोली चलाई थी। इस कथित कबूलनामे के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके हथियार भी जब्त कर लिए गए। दोनों हथियारों के लाइसेंस नागालैंड के हैं और बिहार में इसका इस्तेमाल हो रहा था। इसकी भी जांच चल रही है। अब हम आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। गिरफ्तारी हुई है 2 लोगों के संबंध में, अभी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ की गई है और जैसे आगे कार्रवाई होगी, जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई होगी। मित्रों, ये कोचिंग वॉर का दुष्परिणाम है। अब हम इसे कोचिंग वॉर कहें या कोचिंग गैंग वॉर कहें, ये तो हिंसक टकराव है और ये छात्रों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर का प्रबंधन और छात्र फैजल खान को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ा हुआ है। अपनी मांग को लेकर आज छात्रों ने प्रदर्शन भी किया और मीडिया के सामने अपनी बात भी रखी। जो गोलीबारी किए हैं और जो गलत न्यूज़ फैला रहे हैं, मतलब गलत चीज़ों को आगे लोगों के सामने रख के भ्रमित कर रहे हैं, उस चीज़ को सही और गलत का फैसला करके और उनका जो है गिरफ्तारी होना चाहिए सर। अभी जो गन्नर का गिरफ्तारी हुआ और वो फैजल खान जो फरार है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? लोग क्या मांग करते हैं? उसकी गिरफ्तारी हो और राशन सर को रिहा किया जाए। फैजल खान गिरफ्तार होना चाहिए। जेल में बंद करिए। जब हमारे सर को जेल में बंद कर दिया त्वरित कार्रवाई के तहत, तो उनको भी त्वरित कार्रवाई के तहत उनको भी जेल में डाला जाए। ये दुनिया का सबसे बड़ा रंगा सियार है ये फैजल खान जो गोरखपुर वाले हैं। इनका शुरू से ही झूठ पे बुनियाद टिका हुआ है। अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती है तो बिहार पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी होगी और हम लोग कल से आंदोलन पे उतरेंगे इसके लिए। सुना आपने, जिस गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है उसकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है, बल्कि एक शिक्षक तो जेल में भी है। सोचिए कोचिंग वॉर किस स्तर पर पहुंच चुकी है और इसका सीधा नुकसान छात्रों को हो रहा है। सबसे अधिक नुकसान उन छात्रों को हो रहा है, उन बच्चों को हो रहा है जिनकी परीक्षाएं नजदीक है। बिहार लोक सेवा आयोग जून और जुलाई में कई परीक्षाएं आयोजित करने वाला है। 5 जुलाई को ऑडिटर की परीक्षा होनी है। 26 जुलाई को 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होगी। असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के पद के लिए भी परीक्षाएं होनी है, लेकिन इन दोनों कोचिंग सेंटर्स पर ताला लगा है। हजारों छात्रों की कोचिंग बंद है। ना तो फैजल खान की कोचिंग खुली है और ना ही रोशन आनंद की। आइए आपको सुनाते हैं 2 कोचिंग संचालकों की लड़ाई से छात्र कितने परेशान हैं। लेकिन उससे पहले, इन छात्रों को सुनाने से पहले, जिन छात्रों को हमने आपको पहले सुनाया था, उनसे हमारी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखिए। आंदोलन और ये सब संघर्ष
इसको छोड़ करके पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बहुत सारे एग्जाम अभी आपके लिए हैं, आपके पिता की जो आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो आपसे जुड़ी हुई हैं। जो काम पुलिस को करना चाहिए पुलिस वो कर रही है और पुलिस वो निश्चित तौर पर करेगी, लेकिन आपका काम पढ़ाई करना है, देश का राष्ट्र निर्माण करना है, उस तरफ ध्यान दीजिए। लेकिन बच्चे परेशान हैं, और जो बच्चे परेशान हैं इन कोचिंग सेंटर से बंद होने से, उनको भी सुन लेते हैं। आपकी पढ़ाई कितनी बाधित हो रही है? हाँ, इसमें हम ही लोग का थोड़ा ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्लास बंद चल रहा है, 2 दिन से अभी बंद है। अब तो इंस्टीट्यूट अभी बंद है, तो छात्रों को कितना नुकसान? बहुत नुकसान है। हम लोग का एग्जाम है, पेपर है, 26 जुलाई को पीटी का पेपर है। बस हम लोग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग क्लास के लिए आए थे, बट यहाँ देखे तो क्लास अभी बंद है। बच्चों का नुकसान है। दोनों टीचर अपना रोटी सेकने के फेड में है। आज मान लीजिए रोशन सर को ही गिरफ्तार करवा गए, बस एक इस पे कि उसका गार्ड आया, मारपीट किया, उस आधार पे उसको गिरफ्तार करवा दिया गया। छात्रों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी विजेता बैच हम लोग का चल रहा था, 72 का विजेता बैच चल रहा था, तो वो अभी बंद पड़ा हुआ है और एग्जाम नज़दीक में आ गया है। 26 जुलाई को एग्जाम है जी। मानसिक तनाव भी हम लोग का हो रहा है सर। मुंह पे एग्जाम है, उसके दरमियान भी क्लास का हालत ये कब खुलेगा नहीं खुलेगा पता भी नहीं है सर। सोचिए इन बच्चों का क्या कसूर है, लेकिन भुगतना इन्हें ही पड़ रहा है। छात्रों की इसी चिंता के कारण हमने कोचिंग वॉर के खिलाफ आवाज उठाई। हमने उन कुछ कोचिंग संचालकों की नीयत और निष्ठा पर सवाल उठाए जिन्हें छात्रों के भविष्य से अधिक पैसे कमाने की चिंता और जिनका फोकस अपना वर्चस्व कायम करने पर। मित्रों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि शिक्षक की सर्वोच्च कला ज्ञान और सीखने की जिज्ञासा जगाना है, लेकिन कोचिंग सेंटर चलाने वाले कुछ, सभी नहीं बल्कि कुछ आत्ममुग्ध शिक्षक बच्चों की भीड़ जुटाने, प्रतिद्वंदी कोचिंग सेंटर्स पर हमला करवाने, गोली चलवाने और गाली गलौज करने की कला में माहिर हैं, और वो यही कर रहे हैं। इसका नुकसान उन बच्चों को उठाना पड़ रहा है जो इन्हें सर मानकर इन पर विश्वास करते हैं, जो पढ़ने के लिए आते हैं और फिर इस कोचिंग वॉर में फंस जाते हैं। जब मीडिया इन पर सवाल उठाता है तो ये उसकी सामूहिक लिंचिंग में जुट जाते हैं। इसके बाद किसी विदेशी एनजीओ द्वारा जारी रैंकिंग को आधार बनाकर मुख्यधारा की मीडिया के खिलाफ ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। भारतीय मीडिया को 157वीं रैंक बताकर के चिढ़ाते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की 157वीं रैंकिंग के आधार पर कुछ लोग गुमराह करने का काम भी करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को आज इस रैंकिंग में 64वीं जगह पर रखने वाले देश अमेरिका की मीडिया का सच भी जानना चाहिए। अमेरिकी मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग वित्तीय डेटा और समाचार के मामले में दुनिया की जानी मानी कंपनी कही जाती है। और अब ये खबर उन लोगों के लिए है जो वैसे तो हकीकत जानते नहीं है और हमेशा अपने देश को, अपने देश के किसी भी संस्थान को छोटा बताने में और विदेश के लोगों से अपनी तुलना करने में, खुद को कम आंकने में उन्हें मजा आता है। तो ऐसे ही कई दिनों से इस देश में कुछ लोग हैं जो इस देश की मीडिया को 157वीं रैंक का बताते हैं और विदेश की मीडिया पे बहुत भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि विदेश की मीडिया देखिए बहुत ही परिपक्व है, वो जो खबरें देती है वो सबसे सच होती है, सच्ची होती है। तो जो 64वीं रैंक पर, हम तो 157वीं रैंक पर हैं, जो 64वीं रैंक पर हैं अमेरिका, उसकी ये जो मीडिया है ब्लूमबर्ग, उसने एक रिपोर्ट दी। भारत के स्वर्ण भंडार को लेकर उसने जो झूठ फैलाने का काम किया उसका आरबीआई और केंद्र सरकार ने फैक्ट चेक कर दिया। आरबीआई और केंद्र सरकार की एजेंसी पीआईबी ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को लेकर क्या कहा, यह जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में आरबीआई के गोल्ड रिजर्व को लेकर क्या छपा था। मित्रों, ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि आरबीआई ने देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए 12 अरब डॉलर यानी लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए का सोना बेचा होगा। ब्लूमबर्ग के दावे के मुताबिक मई के दूसरे पखवाड़े में स्वर्ण भंडार का यह हिस्सा बेचा गया होगा। सोचिए, अंदाजे पे चल रहा है और इसी पर कुछ लोग बहुत भरोसा करते हैं। ब्लूमबर्ग ने यह दावा किसी ठोस आधार पर नहीं किया था। इसकी वजह यह है कि सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की थी। आरबीआई ने यह नहीं कहा कि उसने सोना बेचा। ब्लूमबर्ग के पास कोई दस्तावेज या आधिकारिक बयान नहीं था। उसने सिर्फ अनुमानों के आधार पर दावा किया कि आरबीआई ने 12 अरब डॉलर का सोना बेच लिया। लेकिन इस गलत खबर को भी कुछ नेता खुशी के साथ पोस्ट कर रहे थे और जब पता चला ये खबर ही भ्रामक है तो इनमें से कुछ नेता अपना पोस्ट डिलीट करने में लग गए। सोचिए, जब पूरी दुनिया युद्ध की वजह से आर्थिक अस्थिरता का सामना कर रही है, उस समय अनुमानों के आधार पर विश्व में यह फैलाया गया कि भारत ने अपना सोना ही बेच दिया। मित्रों, भारत के लोगों के लिए सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, इससे हमारा भावनात्मक जुड़ाव है। लेकिन उसी देश में बिना किसी तथ्य के फैला दिया गया कि भारत अपना सोना बेच रहा है।
आरबीआई और पीआईबी ने ब्लूमबर्ग के इस दावे का फैक्ट चेक किया। पीआईबी ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को फेक यानी फर्जी बताया। पीआईबी ने खंडन पूरी तरह तथ्यों के आधार पर किया। पीआईबी ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा सितंबर 2025 के लगभग 14% से बढ़कर मार्च में 16.7% हो गया है। मई महीने तक इसमें थोड़ी और बढ़ोतरी हुई है। पीआईबी ने यह भी कहा कि भारत के गोल्ड रिजर्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी पहले जितना आधिकारिक आंकड़ा आया था वही आज भी है। पीआईबी के बाद आरबीआई ने भी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को गलत बताया। आरबीआई ने सोने के भंडार में कमी की खबरों को झूठा बताते हुए कहा कि भारत का स्वर्ण भंडार लगभग 881 टन बना हुआ है, लेकिन केंद्र और आरबीआई का बयान आने से पहले पूरी दुनिया में फैला दिया गया कि भारत अपना सोना बेच रहा है। जो पश्चिमी मीडिया भारत को सपेरों का देश बताती है, कोविड के दौरान मौतों का मनगढ़ंत आंकड़ा फैलाती है, भारत के अंतरिक्ष मिशन का मजाक उड़ाती है, उसी ने एक और अफवाह फैला दी। और अफसोस की बात यह है कि हमारे ही देश के कुछ लोग उस मीडिया पर भरोसा करते हैं और अपनी मीडिया को 157वीं रैंक करके चढ़ाते हैं। और हमने आपको बताया था कि ये जो 157वीं रैंक देने वाले लोग हैं वो विदेश में बैठा एक एनजीओ है, जिसमें वहीं के लोग एक मेज पर बैठ करके तय कर लेते हैं कि किस देश की मीडिया को कौन सा नंबर देना है। इसलिए सोमालिया और सीरिया की मीडिया को वो भारत के ऊपर बताते हैं, यहाँ के किसी आदमी से बात नहीं करते हैं। मित्रों, देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक स्थिति को लेकर ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में जो लिखा उसकी भाषा भी आप समझिए। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि आरबीआई ने संभवतः विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए सोना बेचा होगा। संभवतः सोचिए, जिस खबर की ठोस प्रामाणिकता के बारे में ब्लूमबर्ग को खुद पता नहीं, उसे छापकर वो क्या बताना चाहता है, वो भी उस समय जब भारत अपना स्वर्ण भंडार लगातार बढ़ा रहा है। मित्रों, 2015 में भारत के पास 558 टन का गोल्ड रिजर्व था। उस वक्त भारत की रैंकिंग दुनिया में 10वीं थी। 2020 में यह बढ़कर 653 टन हो गया। ताजा आंकड़े के मुताबिक भारत का गोल्ड रिजर्व 881 टन है और भारत की रैंकिंग में 2 पायदान का उछाल हुआ है। वो बढ़कर 8वें नंबर पर पहुंच गया है, यानी लगभग 10 वर्षों में भारत के स्वर्ण भंडार में 58% की बढ़ोतरी हुई है। ये कम नहीं हुआ है, भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा भी बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद अफवाह फैलाई गई कि भारत अपना सोना बेच रहा है। और ये जो हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं, ये किसी एनजीओ ने अपने गोल मेज में बैठकर चंद लोगों के साथ मिलकर के नहीं बनाया, जैसे कि वो दुनिया भर की जो मीडिया है उनकी रैंकिंग तय करते हैं। ये सबके सामने होता है, किस देश के पास कितना सोना रिजर्व है, वो आंकड़े सबके सामने होते हैं और उसी से रैंकिंग तय होती है। लेकिन अफवाह फैलाने वालों की टाइमिंग भी देखिए। ये झूठ उस वक्त फैलाया गया जब भारत विदेशी बैंकों से अपना सोना लगातार वापस ला रहा है। मित्रों, पश्चिमी मीडिया की इस अफवाह पर हम देश के यूट्यूब शिक्षकों से अपनी राय रखने की अपेक्षा जो है वो रखते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि वो इस झूठ का पर्दाफाश जरूर करेंगे। प्रेस फ्रीडम के मामले भारत की 157वीं रैंकिंग पर तो वो अक्सर अपनी बात रखते हैं। थोड़ा समय उन्हें पश्चिमी देशों की मीडिया की झूठी खबर की सच्चाई बताने में भी लगाना चाहिए और ये जरूर बताना चाहिए कि ये जो मीडिया की रैंकिंग बनाने वाली एनजीओ है वो किस आदमी के पैसों से चल रही है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का मानना था कि सिर्फ जीडीपी बढ़ाकर राष्ट्र निर्माण नहीं किया जा सकता। सेन कहते हैं कि विदेशी नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे संकट काल में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तत्काल बढ़ाया जा सके। अमर्त्य सेन के इन्हीं विचारों की झलक आज भारत की विदेश नीति में दिखाई दे रही है। ये सबको मालूम है कि ईरान और अमेरिका के युद्ध ने हॉर्मुज का संकट विकट बना दिया है। हॉर्मुज का रास्ता बंद होने से दुनिया में तेल का संकट पैदा हो गया। इस संकट से निपटने के लिए अब भारत ने प्लान बी को अमल में लाना शुरू कर दिया। भारत के इस तेल प्लान का सार भारतीय विदेश नीति के 2 चैप्टर्स में छिपा हुआ है। अमेरिकी महाद्वीप के बड़े तेल उत्पादक वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भारत आई हुई है। हॉर्मुज के संकट से पैदा हुई कमी को पूरा करने के लिए भारत और वेनेजुएला तेल की सप्लाई पर बातचीत कर रहे हैं। अब से 3 दिन पहले भारत और खाड़ी देश ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता भी अमल में आ गया है, यानी हॉर्मुज की घेराबंदी होने के बावजूद ओमान से भारत को तेल की सप्लाई होती रहेगी। हॉर्मुज के संकट काल में ओमान और वेनेजुएला से आने वाला तेल ही देश को राहत देगा। Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. वेनेजुएला दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। भारतीय बाजार में तेल की बड़ी मांग है। आने वाले समय में ये मांग बढ़ना तय है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम वेनेजुएला के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। हमारी आज की वार्ता में ऊर्जा सहयोग पर गहन चर्चा हुई है।
भारत का प्लान बी आपने देखा और समझा। हो सकता है आपके अंदर यह सवाल उठ रहा हो, जब ईरान किसी भी देश का तेल निकालने में आनाकानी कर रहा है तो फिर ओमान से भारत को होने वाली तेल सप्लाई पर ईरान को ऐतराज क्यों नहीं है? ईरान के इस रुख की दो वजह हैं। पहली वजह भौगोलिक और दूसरी कूटनीतिक। मित्रों, ओमान से भारत आने वाला तेल ओमान के दुकम और सालाला बंदरगाह से सप्लाई हो रहा है। अगर आप मिडिल ईस्ट के नक्शे पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा ये दोनों बंदरगाह अरब सागर पर स्थित है। इनका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है। इसी वजह से ईरान के पास इस सप्लाई पर ऐतराज करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के युद्ध में भारत निष्पक्ष रहा है। यह भी एक वजह है जिसके चलते ओमान से हो रही तेल सप्लाई को लेकर ईरान कोई आपत्ति नहीं जता रहा है। भारत ये समझ चुका है कि मिडिल ईस्ट के समीकरण बदल चुके हैं। आज ईरान का युद्ध है, आने वाले समय में कोई और तनाव पैदा हो सकता है। इसी वजह से भारत ने ओमान के साथ मिलकर तेल सप्लाई का ऐसा खाका तैयार किया है जो लंबे वक्त तक भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सके। भारत ने ओमान से आने वाले 94% उत्पादों पर आयात शुल्क कम कर दिया है। इस कदम की वजह से ओमान से तेल सप्लाई करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन मिला है। गैस की सप्लाई के लिए भारत और ओमान ने एक अंडर वाटर पाइपलाइन बनाने पर भी समझौता किया है। यह पाइपलाइन ओमान के बंदरगाहों को गुजरात के बंदरगाहों से जोड़ेगी। ये पाइपलाइन अगले 7 साल में तैयार हो जाएगी और इस पाइपलाइन से रोजाना 3 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई की जाएगी। यानी भारत की कुल गैस जरूरत के 16% हिस्से की पूर्ति इसी पाइपलाइन से हो जाएगी। डीएनए में अब आज का संदेश। जीवन की अग्नि परीक्षा हमेशा यह तय करती है कि हमारा नजरिया ही हमारा सबसे बड़ा पावर बैंक है। फैसला सिर्फ इतना करना है कि इसे दुखों में ड्रेन करना है या सपनों में इन्वेस्ट।